अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आप लोगों की फरमाइश पर फ़िज़िक्स एसएससी 1 9th क्लास का एसएलओ बेस शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ऑलरेडी इन आवर यूट्यूब चैनल। चैप्टर 1, 2, 7, 8 एंड 9 ये जो चैप्टर्स हैं इनके एसएलओ बेस शॉर्ट क्वेश्चन जो है इनको अपलोड कर दिया गया है। नाउ जो रिमेनिंग है वो उन्हें 3, 4, 5, 6 तो 3, 4, 5, 6 जो है चैप्टर इनके सिर्फ एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन जो है इनका मैं रिव्यू करूंगा आपके सामने, और 10 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर जो है वो आपके सामने हैं। सो स्टूडेंट्स, ये नोट्स और जो हैंड आउट्स हैं ये अवेलेबल हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हार्ड फॉर्म में भी अवेलेबल है अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए। सो नाउ स्टूडेंट्स, फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, the first SLO-based short question will be as: state any three changes that a force bring about on a body. Discuss the application of force. So students, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि फोर्स के जो हैं आपने एप्लीकेशन को डिस्कस करना है, या आपने वो फैक्टर स्टडी करने हैं या वो फैक्टर बताने हैं जो फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हो प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो इसका हिंट क्या है? अ फोर्स इज़ यूज टू मूव और अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. It is used to stop the moving of motion of an object. Force can change the size, shape, and physical structure of an object. It can be used to change the direction of motion of an object, and it also provide the friction between two objects that are in motion or at rest. So students, ये तमाम जो हैं फोर्स की आप एप्लीकेशन कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि तमाम ये ऐसी चेंज हैं जो किसी भी स्टेट में किसी भी ऑब्जेक्ट में आ सकती हैं व्हेन एन फोर्स इज अप्लाइड. So second SLO based short question: a block of wood of mass 2.0 kg is resting on a rough horizontal surface as shown in the figure. If F capital and F small represent the applied forces and friction forces respectively, find the value of F capital and F small in order to produce an acceleration of 2.0 मीटर पर सेकेंड. सो स्टूडेंट, सिचुएशन के अकॉर्डिंग 2 kg ब्लॉक का जो मैस है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन की फोर्स है, तो आपको टोटली जो है वो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आपको बेसिकली कैलकुलेट करनी है. सो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो अप्लाइंग रिजल्टेंट फोर्स है उसका फार्मूला जो है वो मैस इंटू एक्सेलरेशन है. मैस की वैल्यू आपने पुट कर दी, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी, आपके पास 4.0 न्यूटन आ गई. सो रिजल्टेंट फोर्स इज़ द वेक्टर फोर्स सम ऑफ ऑल द एक्चुअल फोर्सेस. सो यहाँ पे हम जो है कैपिटल एफ माइनस फ्रिक्शन फोर्स को हम माइनस कर लेंगे. यहाँ पे आपके पास 4 न्यूटन इज इक्वल टू एफ माइनस एफ आ जाएगा. सो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो कैपिटल एफ है इसकी वैल्यू आपके पास 10 न्यूटन है, वेयरएज यहाँ पे 6 न्यूटन जो है वो आपके पास फ्रिक्शन की फोर्स है. तो स्टूडेंट्स, इसको बैलेंस करके अगर आप देखेंगे तो 4 न्यूटन ही आपके पास आंसर आएगा. सो नाउ स्टूडेंट्स, द थर्ड क्वेश्चन इज: why is it advised to tie the luggage with a rope on the roof of bus? So students, अगर आपको याद हो कि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक में भी मेंशन है कि why it is dangerous to drive on a wet road, या why it is dangerous to for a bus to take a sharp turn. तो इन सब में जो क्वेश्चंस में जो बेसिकली लॉजिक यूज़ हो रही है वो इनर्शिया यूज़ हो रही है. When a moving bus suddenly stops, the luggage on its roof still tends to continue in the state of motion due to inertia. Thus, to avoid the falling of the luggage, it is tied with a rope on the roof of a bus. The next question is: the mud particles sticking on the rim of a while bicycle wheel leave the rim of the wheel tangentially when it is start moving. Explain. सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो टायर होता है मोटरसाइकिल का या बाइक का या कार का, टायर के ऊपर जो मड होती है वो टेंजेंशियली क्यों ड्रॉप हो रही होती है, वो परपेंडिकुलरली क्यों ड्रॉप हो रही होती है. दिस हैपन बिकॉज ऑफ इनर्शिया of direction. When the bicycle wheel rotates, centripetal force is not exerted on the mud particles. Obviously, जो लाइटर वेट के पार्टिकल होंगे उनके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट नहीं करेगी, तो जिन पार्टिकल पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट नहीं करेगी वो सर्कुलर मोशन को ओबे नहीं कर पाएंगे. सो मड पार्टिकल, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ continue to motion in a straight line, which is also known as tangential velocity or tangential to the wheel. Next question is:
When a motor car makes a sharp turn at a high speed, we tend to get thrown टू वन साइड बाय. सो स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वर्डिंग को जो है वो चेंज किया गया है. जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन लिखा गया है कि बना बस टेक्स अ शार्प टर्न, तो जो है वो ये डेंजरस क्यों होता है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, उसकी वर्डिंग को चेंज किया गया है. आंसर आपके सामने लिखा है. दिस कैन अगेन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया. वी टेंड टू कंटिन्यू इन आवर स्ट्रेट लाइन मोशन when an unbalanced force is applied by the engine to change the direction of motion of the motor car. We slip to one side of the seat due to the inertia of our body. So now the question 6. A bullet fired on a glass window makes a fine hole while a stone smashes when hits it. So hint is that when the bullet strikes the glass window, the part of the glass window which comes in contact with the bullet immediately shears the large velocity of bullet and makes a hole, while the remaining part of the glass remain at rest and it is therefore not smashed but due to inertia of rest. But when a slow moving stone strikes the same glass window, the various part of the glass window gets enough time to share the velocity of stone and the glass is smashed. So basically student is क्वेश्चन में आपसे यही पूछा रहा है कि जब जब एक बुलेट फायर की जाती है ग्लास पे तो इमिजिएटली एक होल बन जाता है. वेयर एज अगर कोई स्टोन जो कि जिसकी वेलोसिटी स्मॉल हो तो उसको अगर हम किसी ग्लास विंडो के ऊपर फॉल करते हैं तो वो जो ग्लास विंडो होती है वो उसमें लार्ज सरफेस एरिया को होल्ड कर देती है और क्रैक प्रोड्यूस कर देती है. सो स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे प्रेशर का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है कि पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए. जितना स्मॉल एरिया होगा उस ऑब्जेक्ट का जो कि स्ट्राइक कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट जनरेट होगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. To take the boat away from the bank of a river, the boatman pushes the bank with an oar. तो इसमें ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो बोट होती है उसको साइड पे ले जाने के लिए बोटमैन जो है वो उसको ओर यानी जो कश्ती का जो चप्पू होता है उसके ज़रिए क्यों करता है. व्हेन द बोटमैन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ एक्शन ऑन द बैंक विद हिज ओर, द बैंक exerts an equal and opposite forces of reaction on the boat, hence the boat moves away from the bank. अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है व्हेन अ हॉर्स कार्ट इज मूविंग, तो इसमें आपको बताया गया था कि फोर्स कहाँ पे एक्सर्ट कर रही होती है. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए लिया गया. Next question, when friction is desirable and undesirable, obviously you have to discuss the advantages and disadvantages of the friction. 9th question, how does the centripetal force vary with the speed? सेंट्रीपिटल फोर्स और स्पीड का रिलेशनशिप जो है वो आपने बताना है. अगर आप जानते हैं कि एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर होता है तो देख सकते हैं कि नोट दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, इम्प्लाइंग दैट अ डबलिंग ऑफ स्पीड विल रिक्वायर 4 times द सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप द मोशन इन अ सर्कल. सो स्टूडेंट जो फोर्स सेंट्रीपिटल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के. What is the working principle of cream separator and washing machine dryer? Obviously it's a centrifugal force. इनमें जो working principle use हो रहा होता है centrifugal force का होता है. So student chapter number 3 is completed. Now let's move toward the chapter number 4. What is head to tail rule? It is basically a rule for adding vectors according to this three vectors which are exist in xy plane. It can be more vectors. When adding vectors, place the tail of the second vector at the head of the first vector. The tail of the third vector is placed at the head of the second vector. The resultant vector is drawn from the tail of the first vector to the head of the last vector. So स्टूडेंट्स हेड टू टेल रूल आपसे पूछा जा रहा है, एक ही हेड को आपने दूसरे की टेल से मिलाना है. तो ये हेड टू टेल रूल था जो कि आपको क्लास में भी बताया गया था. हाउ वी कैन ऐड एनी नंबर ऑफ फोर्सेस. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स के अंदर आप एनी नंबर ऑफ फोर्सेस को कैसे ऐड कर सकते हैं. Simply by using head to tail rule we can add any number of forces. By using head to tail rule we can also find out the resultant of these forces. इनका हम resultant भी फाइंड कर सकते हैं. In a triangle the length of base is 4 cm and its perpendicular is 3 cm. Find tan theta. So students सिचुएशन आपके सामने है. राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ की गई है. आपके पास बेस और परपेंडिकुलर जो है इनकी वैल्यूज़ बता दी गई है. यू हैव टू कैलकुलेट द tan थीटा. अब अगर आपको चैप्टर नंबर 4 में जो येलो बॉक्स ड्रॉ किया गया है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और रेशोज़ के बारे में बताया गया है, वहाँ पे tan थीटा के मुतालिक आपको बताया गया कि tan थीटा जो है वो परपेंडिकुलर और बेस की रेशो होती है.
परपेंडिकुलर बेस की आप वैल्यू पुट कीजिए और आपके पास tan थीटा का आंसर आ जाएगा. इफ़ यू वांट टू फाइंड द आंसर ऑफ थीटा देन टेक द tan इनवर्स ऑन द लेफ्ट on the other side. So the next question, write the force, so write the factors on which torque depends. Obviously torque का फॉर्मूला आपको सबको पता है कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म होता है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करेगा, इसके अलावा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे करेगा, मोमेंट आर्म पे करेगा, एंड एंगल बिटवीन द फोर्सेस, क्योंकि जिस एंगल से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसको अभी आपकी नाइन्थ क्लास के स्टैंडर्ड पे तो नहीं लिख बताया गया, लेकिन इंशाल्लाह हायर लेवल पे इसको बताया जाएगा कि एंगल की भी डिपेंडेंसी होती है. Can a small child play with a fat child on the seesaw? To play a larger weight should be a smaller distance from the center of the seesaw, and the smaller weight should be a larger distance from the center of the seesaw. So student situation अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल चाइल्ड और फैट चाइल्ड जो है वो सीसा पे प्ले तभी कर सकते हैं जब इनमें से किसी एक को जो है अपना मोमेंट आर्म को कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी फोर्स आता है. Now the next question, a paratrooper coming down towards ground is in equilibrium or not? Paratrooper coming down towards earth is in equilibrium and satisfied the first condition of equilibrium. It is equilibrium state because it is moving with a constant velocity. So ये जो है आपकी बुक से लिया गया. Does the fan moving with a constant speed satisfy second condition of equilibrium? Yes, it is a most important question. Yes, it is satisfied second condition of equilibrium because it is moving with a constant speed as net torque acting on its zero. Moving जो fan होता है आपके पास वो satisfy कर होता है second condition of equilibrium को. When the height of a racing car is kept low as possible, similarly same answer होगा why the height of vehicle is kept low as it is possible. वही आप आंसर लिखेंगे टू मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी, बेसिकली स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए. वाई मूविंग बॉल हैज़ न्यूट्रल एक्विलिब्रियम. मूविंग बॉल जो होती है उसमें न्यूट्रल एक्विलिब्रियम क्यों होता है? न्यूट्रल एक्विलिब्रियम, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉल रिमेन एट द सेम हाइट इररिस्पेक्टिव टू इट्स न्यू पोजीशन. पोजीशन चेंज होती रहती है लेकिन जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हाइट है वो अपनी कांस्टेंट पोजीशन पे होती है. इसीलिए जो है हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल एक्विलिब्रियम में जो मूविंग बॉल है उसमें न्यूट्रल एक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि इसकी शेप ही कुछ इस तरह की होती है. डिस्कस द सिचुएशन इन विच ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इवन फोर्स इज अप्लाइड. मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. इस अभी तो आपके सामने पिक्चर ड्रॉ हुई है लेकिन पिक्चर ड्रॉ नहीं होगी और इसमें आपसे पूछा जा रहा होगा कि ऐसी सिचुएशन को डिस्कस करें जिसमें फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो आपका रेस्ट में. सो आप देख सकते हैं पिक्चर ए और पिक्चर बी दोनों में फ़र्क है. पिक्चर ए में जो है फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं लेकिन ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा बिकॉज बोथ द फोर्सेस आर पैरेलल एंड have the same direction, whereas in picture B both the forces are parallel but not along the same direction. So in anti-parallel cases it will be occur. So students, now let's move towards chapter 5. Why the law of gravitation is inverse square law. ये आपको पता होना चाहिए कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका दूसरा नाम इनवर्स स्केल लॉ भी है. ये बिकॉज इनवर्स स्केल लॉ को फॉलो कर रहा था, इट कैन बी सेड दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. This mathematical relationship is sometimes referred to as inverse scale law, since one quantity depends inversely upon the स्केयर ऑफ द अदर क्वांटिटी. अगर ऐसी सिचुएशन हो कि एक क्वांटिटी जो है दूसरी क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और साथ स्केयर भी हो तो ये इन्वर्स स्केल लॉ होता है. डिफरेंशिएट बिटवीन जी एंड जी. कैपिटल जी एंड स्मॉल जी में डिफरेंशिएट लिखना है. ऑब्वियसली कैपिटल जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वेयर स्मॉल जी जो है वो आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. और दूसरा जो है जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू रिमेन सेम रहती है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू है, वेयर जो स्मॉल जी है वो वेरी करता है विद ऑल्टीट्यूड. Gravitational constant is the scalar quantity and gravitational acceleration is the vector quantity because it depends upon the direction. Its value is 6.67 10 per minus 11, whereas जो small g है उसकी वैल्यू वेरिएट करती है और planet to planet जो है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट मून टू मून जो है ये वेरी करेगी. Do the gravitational force obey Newton's third law of motion? हिंट इसका ये है कि बॉडी ए अट्रैक्ट्स बॉडी बी विद अ फोर्स एफ बी ए एंड बॉडी बी अट्रैक्ट्स बॉडी ए विद अ फोर्स एफ बी ए. दीज टू फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ इस पे अप्लाई हो रहे हैं बेसिकली एंड फॉर्मिंग एक्शन एंड रिएक्शन सिचुएशन. हैंस ग्रेविटेशनल फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. What is non-contact force? Why gravitation force is a non-contact force? A non-contact force is any force applied to an object by another body without any constant
without any contact. फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तमाम की तमाम फोर्सेस होती है जिनमें फिजिकली कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता लेकिन फोर्सेस अप्लाई हो रही होती है. ग्रेविटेशन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बिकॉज it does not require any physical path to affect the bodies. Now the second question, how does gravitational acceleration with varies with altitude? ग्रेविटेशन की वैल्यू जो है वो altitude के साथ वैरी क्यों होती है, ये आपके बुक में भी क्वेश्चन दिया गया. बिकॉज ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये आपस में इनवर्स रिलेशनशिप रखती हैं. एज वी गो अप ग्रेविटेशन वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ यूज़ या पर्पस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट? इसका आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसकी स्पीड को भी कैलकुलेट किया गया लेकिन इसका पर्पस जो है नहीं बताया गया. बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो भी होती हैं वो यूज़ होती हैं, दे आर यूज इन कम्युनिकेशन, दे आर यूज इन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, दे आर आल्सो यूज इन द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, दे आर यूज टू ट्रांसपोर्ट इंस्ट्रूमेंट एंड पैसेंजर्स टू द स्पेस टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट. इसके अलावा जो ये सैटेलाइट्स होती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, इनमें न्यूक्लियर वॉरहेड को कंट्रोल करने के लिए भी जो है ना वो सलाहियत होती है. Which force is required for motion of artificial satellite, और what force keep an artificial satellite in orbit? कौन सी ऐसी फोर्स है जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ऑर्बिट में मेंटेन रखती है? सैटेलाइट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप इट्स मूव अराउंड द अर्थ. A gravitational force of attraction between the satellite and the earth provide the necessary centripetal force. On the next question, how we can find out the exact location of any object in the earth? Simply it's because of GPS. So you have to briefly explain the GPS. On which factor the value of g of celestial object depends? The value of g on the surface of celestial object depends on its mass and its radius. More massive objects has great value of g. Simply आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो g है उसका ताल्लुक हैवियर मैस से क्या है. जो हैवियर बॉडीज़ होंगी, हैवियर मैसिव बॉडीज़ होंगी, उनके ऊपर जो जी का फैक्टर होगा, जी का इम्पैक्ट होगा, ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगा. इज़ ग्रेविटी ओनली अट्रैक्टिव फोर्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या ग्रेविटी जो हम पढ़ते आ रहे हैं सिर्फ ये अट्रैक्टिव फोर्स है? सो स्टूडेंट्स, ग्रेविटी इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that exists between any two masses, any two bodies, any two particles. Gravity is not just the attraction between object and the earth, it is an attraction that exists between all objects everywhere in the universe. Basically students, जब आप आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही होती है. So now students, let's move toward the chapter number 6. Define work, write its condition. सबको पता है कि work is said to be done when a force is act or simply when a force is or its component causes a displacement in its own direction. फोर्स की जो कंडीशन है वो ये है कि पहली बात फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाइड हो रही हो, दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही प्रोड्यूस हो रहा है. What is the importance of energy in our life? Simply we can perform various activities of our daily life, to move a car along roads and boats, through water, to cook food on stoves, to make an ice cream, to freeze we need energy. Right, the factors in which the kinetic energy of an object depends. Similarly, if you know the kinetic energy formula, which is ke is equal to half mv square, so it depends upon the mass of object, it depends upon the velocity of square of the velocity of an object. The faster the object move means it has the greater v square value. What two factors affect potential energy? Obviously potential energy का फॉर्मूला देखें, P डॉट इज इक्वल टू एम जी एच. तो यहाँ पे जो फैक्टर्स जो डिपेंड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, वंस अगेन it has affect an object's potential energy are its height relative to the some reference point, क्योंकि potential energy में height involve होती है जो relative to some reference point होती है. It mass and the strength of the gravitational field, जो g की वैल्यू है उसके ऊपर भी obviously डिपेंड करेगी. Which sorts of energy we should have to prefer, renewable और नॉन renewable? give reason why. कौन सा source of energy जो हम prefer करेंगे? we should have to prefer renewable sources of energy because they are eco-friendly and cheap. तो इसकी रीज़न ये है कि ये eco-friendly है और cheap है. they are easily available and does not pollute the environment in any way. Also गवर्नमेंट सम कॉमन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है इसमें आप देख सकते हैं कि सोलर है, सोलर सन है, वाइंड एनर्जी है, एनर्जी फ्रॉम वाटर, जियोथर्मल एनर्जी एंड बायोमास. वाई इट इज़ नेसेसरी that
वी शुड नॉट रिलाई ऑन फॉसल फ्यूल। अब ये क्यों ज़रूरी हो गया है कि हम फॉसल फ्यूल पे रिलाई नहीं कर सकते? बिकॉज बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल जो है, लुक लाइक कोल्स, गैसेस वगैरह, ये सारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं। इसके अलावा जो है इनका जो यूजेज है वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रही है। सो इसीलिए इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब हम इन फॉसल फ्यूल पे रिलाई नहीं कर सकते। What do you know about the mass energy equation? E is equal to mc square, which is known as Albert Einstein mass energy equation. So students, इसमें आपको पता होना चाहिए कि E जो है एनर्जी है, M mass है, और C जो है वो कैंडेला स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये mass energy relationship है, E is equal to mc square. Eighth question: does energy pollute our environment? So not all types of energy, but some pollute our environment badly. In fact, all energy sources have some impact on our environment. Fossil fuels, coal, oil, natural gases, much harm than renewable energy sources by most measures, including air and water pollution, damage to pollute health, wildlife, and habitat loss, वाटर यूज़, लैंड यूज़, एंड ग्लोबल वार्मिंग एमिशंस। सो स्टूडेंट्स, एनर्जी के कुछ जो ऐसे सोर्सेज हैं जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। वाई वी कैन नॉट obtain 100% एफिशिएंसी फ्रॉम मशीन? ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन है, ये एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन या एफिशिएंसी के टॉपिक से लिया गया। किसी भी ऑब्जेक्ट की 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। इसकी जो रीज़न है वो ये है कि मशीन कैन नॉट बी 100% एफिशिएंट बिकॉज आउटपुट ऑफ अ मशीन इज़ ऑलवेज लेस देन इनपुट। एक तो ये रीज़न होगी। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ बर्डन ऑन अ मशीन इज़ लॉस्ट टू ओवरकम फ्रिक्शन। इसके अलावा जब भी मशीन वर्क करेगी तो कुछ बर्डन प्रोड्यूस होगा, जो कि इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट और साउंड जो है वो डिसिपिएट हो जाएगा। Now the last question: is energy and power are same? Obviously these quantities are not same. These quantities have different units and formulas and values. Energy can also be transferred from one form to another. Power is the rate at which the energy is transferred. It is not energy, but it is often confused with energy. So students, these are the 10 short question from each chapter. मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि चैप्टर नंबर 1, 2, 7, 8, 9 के जो स्लो बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन थे उनको अपलोड कर दिया गया वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे। सिर्फ जो है आपके 3, 4, 5 और 6 के रह चुके थे क्वेश्चन, जिनको मैं आपको इस टाइम बता चुका हूँ। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू परचेज दीज नोट्स, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। So students, you can call me and email me for these short questions in the form of hard or short form. Thank you so much students. Allah Hafiz, take care, best of luck.